हेलो आप सभी को। आज हम करने वाले हैं दास ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। और मैंने ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होते, तो वो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, सबको पता ही है दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम आने वाला है, सब फॉर्म वॉर्म भर के बैठे हैं। तो इसका टीयर 1 पे ही फोकस करते हैं पहले, क्योंकि टीयर 1 निकलेगा तब आप जाके टीयर 2 दे पाओगे। तो टीयर 1 का सिलेबस जैसे आपको दिख रहा है, जनरल सेक्शंस में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसको आप रीजनिंग बोल देते हो, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। ये सब आते हैं 40-40 नंबर के। टोटल मार्क्स होते हैं 200, और 200 ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब पर क्वेश्चन दो, एक नंबर, ठीक है। तो 400 200 नंबर का हमारा पेपर हो गया। उसमें से फिर हमारी कट ऑफ बनती है। वो फिर जो उसमें क्वालिफाई करेगा वो फिर अपना टीयर 2 में जाएगा। टीयर 2 में जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी की जगह चारों सब्जेक्ट सेम रहते हैं: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश। बस हिंदी की जगह इसमें आप क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। और इसके साथ टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको मतलब वो आंसर लिखना पड़ेगा, है ना, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा उसमें, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव भी आपका पेपर होगा। तो वो क्लियर करने के बाद फिर आप क्या पाओगे कि आप तहसीलदार बन गए, नायब तहसीलदार, है ना। तो ये जो हम पेपर आज करने में जा रहे हैं, दास ग्रेड 2, ईयर है 2019, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। और इसको करने का तो मेन फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या स्तर पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि 2019 के लेवल मैंने देखा क्वेश्चन, मुझे लगा कि यार पेपर इजी आया होगा, क्योंकि आजकल 2019-20 से लेकर पहले पेपर सारे इजी आते थे। पर ये जो पेपर है काफ़ी टफ था। 2019 में भी दास ग्रेड 2 का पेपर टफ आया था। ये आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा। तो हमारे पास 27 क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, 41 आपको दिख रहा होगा, है ना। द रेड लिस्ट इंडेक्स विच प्रोवाइड्स अ क्लियर व्यू ऑफ द एक्चुअल ट्रेंड्स एंड ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर डैश इन द वेरियस टैक्सोनॉमिकल ग्रुप। ये रेड लिस्ट इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जो बताता है कि कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है और कौन सी सेफ है। अब हमें ये कैसे बताता है हम देख लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन यहाँ ये पढ़ेंगे आप, है ना। द रेड लिस्ट इंडेक्स इज अ टूल दैट ट्रैक्स वेदर स्पीशीज आर मूविंग क्लोजर टू और फर्दर अवे फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कि या तो कोई स्पीशीज है वो सेफ है या फिर वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है। अब हमें कैसे पता चलता है? ट्रेंड्स इन एक्सटिंक्शन रिस्क फॉर ग्रुप्स लाइक, कौन सी चीज़ों को, ये स्पीशीज़ या जानवरों को, पक्षियों को, ये किस में कौन लोग आते हैं? तो इसमें पहले तो बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, कोरल्स आते हैं और साइकाइड्स आते हैं। तो इनको लेके ये बताता है कि इनके बारे में बताता है कि वो चीज़ एक्सटिंक्ट होने वाली है या फिर अभी सेफ है। अभी कैसे क्या है, क्या नंबरिंग सिस्टम है वो बता रहा है थर्ड पॉइंट में हमारे। इट इज़ अ नंबर टिपिकली बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में नंबर होता है, वेयर 1 मीन्स ऑल स्पीसीज आर सेफ। अगर किसी स्पीसीज को 1 मिला है मतलब वो सारी स्पीसीज सेफ है। अगर 0 मिला है तो मतलब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और इसी के बीच में चलता रहता है कि कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, कौन सी सेफ हो रही है, तो वो चलता रहता है। ये आपका तो इसका हमारा 41 का आंसर था फिशेस। ये फिशेस के बारे में नहीं बताता, बाकी मैमल्स, बर्ड्स और कॉरल्स के बारे में रेड लिस्ट इंडेक्स जारी होता है, ठीक। अब हम चलते हैं 45 पे। ये 45 का जो क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुशाना पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ। जो कुशाना पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ में तरक्की करी गई थी या डेवलपमेंट हुई थी? तो जैसे आपका 45 का आंसर दिख रहा है, आर्ट में। कुशाना पीरियड में सबसे ज़्यादा तरक्की करी गई थी आर्ट में। तो द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुशाना पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ठीक है, वो हमने आंसर दे दिया। स्पेशली द एमरजेंस एंड फ्लरिशिंग ऑफ द गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। आर्ट में भी किसमें स्पेसिफिक? गंधारा एंड
मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में स्पेशलिटी इन्होंने हासिल करी थी, काफ़ी डेवलपमेंट करा था। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी सिविलाइजेशन में कौन से पीरियड में कौन सी चीज़ ज़्यादा डेवलप करी। तो जैसे हमारे पास इंडस वैली है, इंडस वैली में वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लैन्ड अर्बन सिटीज़ एंड ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली में आपको प्लैन्ड अर्बन सिटीज़ मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, उनके हर घर से एक नाली जाकर जाती थी बाहर रोड पे, 90 डिग्री पे सारी सड़कें कटी हुई होती थी, जो आपको पता ही है। तो इंडस वैली में ये तरक्की हुई थी। वैदिक पीरियड में क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी काफ़ी फ्लरिश करी, डेवलप हुआ, एंड संस्कृत लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश करके आगे आया, जिससे फिर हमारे वेदास बने। मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ, फर्स्ट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, एक हिंदुस्तान को एक साथ पॉलिटिकली बांधने की, यूनिफिकेशन करने की कोशिश की गई, एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फैला। गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ था, द गोल्डन एज ऑफ मैथ बोला जाता है गुप्ता एम्पायर को, जिसमें ज़ीरो डेसिमल एंड की वो हुई थी, हमें पता चला था, एंड साइंसिस में भी गुप्ता एम्पायर में काफ़ी तरक्की हुई थी। मिडिवल एरा में मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई थी, एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखा गया था, जिसमें आप बता रहे हैं कि ताजमहल भी बना था। ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुआ, एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ, आपको बताइए। ब्रिटिश ने तो चाहे उन्होंने अपने यूज़ के लिए रेलवेज बनाई थी, पर अब यूज़ तो हम कर रहे तो उन्हीं के दिन कहेंगे। और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप जो भी आप न्यू दिल्ली में इमारत देखोगे, बड़ी बड़ी सीपी देखोगे, ये सब वहाँ का एरिया सारा ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जिसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखा जाए तो एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी हुआ हमारे। और मॉडर्न डे में ग्रोथ इन आईटी स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ है, आप देख ही रहे हो आईटी इतना सेक्टर इतना ग्रोथ कर गया है। तो मॉडर्न डे में हमने देखा आईटी स्पेस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई और इकोनॉमिक पावर बने सब। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 46, अब उसका ऊपर आंसर दे दिया, हाँ ठीक है। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी एक पुराना क्वेश्चन है, तो उसमें पुराना पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, कौन से आर्टिकल के, आर्टिकल 370 के तहत, पर अब वो हट चुका है, ये मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ देखिए। तो आर्टिकल 370 बता रखा है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1949 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट वॉज अ टेम्परेरी प्रोविजन था, ग्रांटिंग ऑटोनॉमी बेस्ड ऑन द 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तब इसको स्पेशल स्टेटस दिया था, और इसका अलग ही, ये लोग अपना अलग फ्लैग बनाते थे, अलग इनके नियम चलते थे, पर वो कब तक रहा, JNK नो लॉन्गर होल्ड्स स्पेशल स्टेटस, ये आपको पता होना चाहिए, एज ऑन अप्रैल 2026 की बात, ये पहले हट चुका, पर अब ये बता रहा है एज ऑन 2026, अभी की हट तो पहले गया था। द रीजन रिमेन्स अ यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, अब ये यूनियन टेरेटरी बन चुका है इंडिया की, फॉलोइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन इन अगस्त 2019 में टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड रेंडर आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 370 कब हट गया था, 2019 में इसको हटा दिया गया था। अब आगे हमारा क्वेश्चन 54, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेंटर वॉज एस्टेब्लिश इन, इंडिया का पहला डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेंटर हमारा बना था गुरुग्राम में। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड एनालिसिस सेंटर इन इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम, हरियाणा, ऑन दिसंबर 28, 2016। साल पूछ सकता है, डेट तो नहीं पूछ सकते। बाय चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इनका इनॉग्रेशन करा था। सेटअप बाय हरियाणा पुलिस इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसे काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, चांसेस कम है, पर फिर भी आ सकता है, पढ़ने में क्या बुराई है। दिस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वॉज एस्टैब्लिश टू कॉम्बैट साइबर क्राइम को ख़त्म करने के लिए, कॉम्बैट टैकल करने के लिए बनाई गई थी, एंड एनहेंस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया 49, ये रैंडम क्वेश्चन आएंगे, कोई नहीं, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नंबरिंग डजंट मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स बिल्ड द फेमस जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जो रूलर था वो उसने दिल्ली में क्या बनाया था, जामा मस्जिद किसने बनाया था, तो ये बनाया था शाहजहाँ ने। अब हम पढ़ लेते हैं कि शाहजहाँ ने और क्या क्या चीज़ें बनाई थी। शाहजहाँ ने एक बनाया ताजमहल आगरा में, जो आइवरी वाइट मार्बल मौसोलियम बिल्ट बाय फॉर मुमताज़ महल के लिए बनाया गया था। ये सारे वही है, ये सारी चीज़ें
जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये सब शाहजहाँ ने बनवाई थी। रेड फोर्ट जिसको हम लाल किला दिल्ली में है, मैसी फोर्ट पैलेस एंड द सीट ऑफ हिज कैपिटल शाहजहानाबाद। जामा मस्जिद हमने पढ़ लिया, आंसर दे दिया। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस मॉस्क इन इंडिया, ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, नोन एज द पर्ल मॉस्क लोकेटेड इनसाइड द आगरा फोर्ट के अंदर है मोती मस्जिद, वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। सेक्शन ऑफ आगरा फोर्ट, आगरा में ही एडेड सेवरल मार्बल स्ट्रक्चर टू द एग्जिस्टिंग फोर्ट इंक्लूडिंग द दीवान खास। दीवान खास शाहजहाँ ने बनवाया था आगरा फोर्ट के अंदर। अब कुछ ये तो है सारी चीज़ें इंडिया में होगी, पर उसने कुछ चीज़ें पाकिस्तान में भी बनवाई थी। जैसे शालीमार गार्डन्स जो है लाहौर में है, वो शाहजहाँ ने बनवाया था। वर्ल्ड रिनाउंड पर्शियन स्टाइल पैराडाइज गार्डन है ये। वज़ीर खान मॉस्क लाहौर में है, वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। फेमस फॉर हिज इंस्टिकेट टाइल वर्क एंड फ्रिकस। शाहजहाँ मॉस्क या यूनिक ब्रिक मॉस्क नॉन फॉर इज रिमार्केबल ऑटिस्टिक, ये शाहजहाँ ने बनवाया था। द पीकॉक थ्रोन, तो पीकॉक थ्रोन आपको बताइए ज्वेल एंकस्टेड थ्रोन ओरिजिनली हाउस इन दिल्लीज रेड फोर्ट, शाहजहाँ ने बनवाया था। और शाहजहानाबाद द वॉल्ड सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली विच ही एस्टैब्लिश एज द न्यू मुगल्स, ये सब सारी चीज़ें हमारे शाहजहाँ ने बनवाई थी। हमारे का मतलब ये नहीं कि मेरे खास है, शाहजहाँ आपको भाई घूम फिर के हर हिस्ट्री की बुक में मिलने ही वाला है, तो जितना इसके बारे में पढ़ लो या अच्छा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट टू टेक 100 IPL कैचेस, कौन सा ऐसा क्रिकेटर था जिसने 100 कैचेस पकड़ी IPL में? सुरेश रैना, उस टाइम का डाटा है, अब शायद चेंज हो गया, वो आप देख लीजिएगा। पर मैंने जो मेरे को उसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो लिख दी है। मोस्ट करियर रन्स किसके? विराट कोहली जी के, पता ही आपको, RCB के 8889 रन हैं इनके, सबसे ज़्यादा रन। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर क्रिस गेल ने मारा था 175 ऑफ 66 बॉल्स में। अभिषेक शर्मा SRH में खेलते हैं, होल्ड्स द हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन विद 141 ऑफ 55 बॉल्स। मोस्ट करियर विकेट्स है युजवेंद्र चहल, 225 विकेट्स टोटल है। और मोस्ट टाइटल, सबसे ज़्यादा टाइटल IPL किसने जीते हैं? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आर टाइड विद 5 टाइटल्स ईच, दोनों ने 5 टाइटल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कन्फर प्रेस्टिजियस कार्नेट प्राइज इन रिकॉग्निशन ऑफ डिस्कस्ड कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी पॉलिसी थ्रू स्कॉलरशिप ऑफ प्रैक्टिस, ये कौन सी क्लैनमैन सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च देती है? द कार्नेट प्राइज इज अ प्रेस्टिजियस एनुअल अवार्ड गिवन बाय क्लैनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी at the University of Pennsylvania. It recognizes distinguished contribution to energy policy through either scholarship or practice. Question number 59. Who was the temporary chairman of the Constituent Assembly? Constituent Assembly का टेम्पररी चेयरमैन कौन था? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब इसके बाद और भी मेंबर्स थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट जो थे इसके परमानेंट, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑन 11 दिसंबर 1946। टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमने पढ़ चुके हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी सर्व्ड एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। वाइस प्रेसिडेंट थे इसके HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी जी। कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र सर BN राव थे। हु प्रिपेयर द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है कि इनिशियल ड्राफ्ट किसने करा था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सर BN राव। सेक्रेटरी थे HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो आपको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेटेड द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, जो भी थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ता होगा उसको इसका आंसर पता होगा। 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जिसमें बच्चों के लिए 6 से लेकर 18 साल के 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर दी गई थी, ठीक है। तो इन इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट है फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स के लिए। दिस इज अ प्राइमरली गवर्न बाय आर्टिकल 21A में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009।
अब हमारा क्वेश्चन आ गया 56। आर्टिकल डैश इनेबल्स द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में है, सिंपल। अब हमारे पास 3 इमरजेंसीज होती है, ये आपको बेसिक याद होना चाहिए। पहली जो सबसे मेन जो पढ़ते हैं, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में लिखी हुई है। कब कब लिखती है? डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ड्यू टू वॉर, या तो वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, तब आर्टिकल 352 लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी। अभी तक हमारे देश में 3 बार लगी है। और कब कब लगी है, आप अगर थोड़ा माइंड सोचना चाहते हैं, कुछ गूगल पे अच्छी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो ये आप सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी थी, तो कब कब लगी थी। स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है, प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 356 एंड 365 में है। इम्पोज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल्स इन अ स्टेट अलाउ द सेंटर टू टेक ओवर स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी कोई स्टेट अपने आप को रूल करने में असमर्थ हो जाती है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, उस स्टेट को प्रेसिडेंट संभालते हैं। फिर 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के दूसरा संभालने वाले थे, इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो स्टेट इमरजेंसी हमारे देश में अनगिनत बार वैसे काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर होगा, पर काफ़ी बार लग चुकी है। इसका आपसे मेरे हिसाब से तो कोई कभी डाटा नहीं पूछेगा कि कितनी बार लगी है, क्योंकि बहुत बार लग चुकी है। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर मेरे हिसाब से कोई ये क्वेश्चन नहीं बनता। अब आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारा क्वेश्चन था, आर्टिकल 360। डिक्लेयर्ड इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। अगर हमारे इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाए, या क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड, अगर पैसे की कमी हो जाए, अगर अर्थव्यवस्था गिर जाए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है किसी भी देश में। हमारे इंडिया में आज तक भी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नालाबना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन ओडिशा, ओडिशा में है, सिंपल। कुछ इम्पोर्टेंट और है, केलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है, चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी नालबना उड़ीसा, विदनथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, रंगातीतू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा। और भी बर्ड सेंचुरी से आप एक बार पढ़ना ज़रूर, क्योंकि दिमाग से एक बार पढ़ लोगे निकल जाएगी, तो आपको हो सकता है एग्जाम में कभी घूमते घामते सोचते सोचते याद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज आर कनेक्टेड थ्रू द स्टेट ऑफ कच्छ। तो स्टेट ऑफ कच्छ कौन से 2 सीज को कनेक्ट करता है? एक ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव को, ये सी स्टेट ऑफ कच्छ कनेक्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने कनाल्स या ये सब मैंने लिखे हैं जो किस किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। पहला सूज कनाल सबसे ज़्यादा फेमस, आप सुनते रहते हो आजकल, उसके आती न्यूज़ आती रहती है। कनेक्ट्स, सूज कनाल किसको कनेक्ट करता है? कनेक्ट यूरोप एंड एशिया बाय द मेडिटेरियन एंड रेड सी। स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स ईस्ट एशिया एंड ईस्ट इंडियन ओशन। पनामा कनाल, पनामा भी काफ़ी फेमस है, कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू ग्लोरी एनर्जी मार्केट। नॉर्थ इंग्लिश चैनल connects the United Kingdom and mainland Europe. North Atlantic route connects North America and Western Europe. Strait of Gibraltar connects the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. Bosphorus Strait connects the Black Sea and Mediterranean Sea. Bab al-Mandeb connects the Red Sea and Indian Ocean. और Northern Sea route connects Asia and Europe via the Arctic Ocean. अब आप सोचोगे ये सब याद कैसे होंगे? भाई याद करने का सिंपल तरीका है, इनको बार बार रिवाइज करते रहोगे तो याद होगा। ऐसे एक बार पढ़ गए तो किसी को याद नहीं होने वाले, पर यह है कि ये इतना सा है, इसको कोई कॉपी में एक बार लिख लो, लिखने से भी काफ़ी चीज़ें याद रहती है। एक बार लिख लोगे तो भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, पर प्रीवियस है तो भाई करना ही चाहिए, काफ़ी हेल्प मिलती है। द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, a specialized agency of the United Nations, is headquartered at। ये तो ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर भाई बहुत पूछते एग्जाम्स में, 1 या 2 तो हेडक्वार्टर 100% आएंगे। तो ये जनेवा में है, जो आप जनेवा कन्वेंशन ये सब पढ़ते हो, जनेवा में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्लेस है, हर चीज़ पढ़ने वाली लायक है। उसके बारे में अलग से कोई यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, या फिर उसके बारे में पढ़ना जरूर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
यूनाइटेड नेशंस का आप देख लेते, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मैंने यहाँ ढूंढी है, ये इसके हेडक्वार्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भी, कोलोगनी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा में है, इसका भी स्पेसिफिक जगह बता रखी है। और G70 G20 ग्रुप का जो नो परमानेंट हेडक्वार्टर, जहाँ पे भी होता है वहीं पे ये अपना काम कार्य करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का द हैग, हैग कैसे प्रोनाउंस करेंगे पता नहीं भाई, नीदरलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 61, द फेमस पेंटिंग एंटाइटल थ्री गर्ल्स वॉज पेंटेड बाय अमृता शेरगिल, जिन्हें पेंट करा है करी। और थ्री गर्ल्स की फेमस पेंटिंग उस टाइम 2019-18 का पेपर है भाई, तो उस टाइम रही होगी। अब ये हमें तो यही पेंटिंग्स पता थी पुराने, मैंने ढूंढ के लिख दी। मोनालिसा वर्ल्ड फेमस, लियोनार्डो दा विंची, द स्टेरी नाइट विंसेंट वैन गॉग, द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची, द स्क्रीम एडवर्ड मंच ने पेंट करी है। गोर्निका पेंटिंग पाब्लो पिकासो ने करी है। द गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग, वाओ क्या नाम है, जॉन्स वर्मीर ने करी है। द बर्थ ऑफ वेनिस सैंटोस बोटिकेली। लास मेनिनस डियागो वेलाक्विज। द क्रिएशन ऑफ एडम मिशेल लेंगेलो। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी सेल्वेडर डैली। ये सब पेंटिंग्स फेमस है, उनके आगे उनके राइटर्स है, मन करे तो पढ़ लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज नॉट कंपोज्ड बाय अशोकोशा। अशोकोशा ने क्या टेक्स्ट नहीं लिखा, कंपोज करा। तो अशोकोशा 80 से 150 BCE में थे, वॉज अ रिनाउंड फिलोसोफर थे, पोएट थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बेस्ट नोन फॉर कंपोजिंग द बुद्ध चरिता एक्ट्स ऑफ द बुद्धा एंड एपिक पोएम इन क्लासिकल संस्कृति डिटेलिंग द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा के ऊपर काफ़ी इन्होंने लिखा है। एज अ की फिगर इन महायाना बुद्धिज्म ही ऑल्सो रोट सौंदर्यनंदर, अ पोएम अबाउट नंदास कन्वर्जन एंड इज एसोसिएटेड विद द सूत्र लंकरा। तो इन्होंने क्या टेक्स्ट अगर हम आंसर देंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, अशोका वंदना इन्होंने नहीं लिखा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 68, विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉवरन ब्लू बॉन्ड इन 2018, सेशेल्स में ने करा था। द ईस्टर्न जोनल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड एट कोलकाता, है ना। तो मैंने और भी जैसे हमारे देश को इन्होंने अलग अलग जोन्स में बांट रखा है और उसके हेडक्वार्टर्स इन्होंने बना रखे हैं। तो इसका आंसर तो हो गया, ईस्टर्न जोनल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड एट कोलकाता। और भी जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, प्रिंसिपल बेंच जो है इनकी नॉर्थ जोन जो है वो न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल मध्य प्रदेश में है। ईस्टर्न जोनल बेंच कोलकाता वेस्ट बंगाल आप पढ़ चुके हो। साउदर्न जोनल बेंच चेन्नई तमिलनाडु में है। और वेस्टर्न जोनल बेंच पुणे महाराष्ट्र में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ RBC रेड ब्लड सेल, सबको पता है, आसान। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है भाई। एंटार्क्टिक, कुछ और डेजर्ट्स है उनकी खासियत भी मैंने लिख दी है। एंटार्क्टिक डेजर्ट जो है लार्जेस्ट एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ है, कवर्ड इन परमानेंट आइस, ठीक है। सहारा डेजर्ट हम पढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, फेमस फॉर मैसिव सैंड ड्यून्स, यहाँ बड़े बड़े रेत के पहाड़ होते हैं। एटाकामा डेजर्ट ड्राइस्ट नॉन पोलर प्लेस ऑन अर्थ विद अ मार्स लाइक लैंड स्पेस। गोबी डेजर्ट भी काफ़ी आपने नाम सुना होगा,
कोल्ड विंटर डेजर्ट फेमस फॉर रॉकी टेरेन एंड डायनासोर फॉसिल्स। नबीब डेजर्ट ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, नोन फॉर इट्स जाइंट रेड सैंड ड्यून्स, लाल मिट्टी के पहाड़ होते हैं। थार डेजर्ट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कल्चर एंड फोर्ट्स। अरेबियन डेजर्ट होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस बॉडी ऑफ सैंड, द एम्प्टी क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 73, मार्च इज अ ट्रेडिशनल थेरेटिकल फॉर्म ऑफ स्टेट। मार्च जो है वो कौन से स्टेट का ट्रेडिशनल थेरेटिकल फॉर्म है? ये है आपके मध्य प्रदेश का। तो ट्रेडिशनल थेरेटिकल फॉर्म क्या होता है? ये होते हैं आर डाइवर्स कल्चरल एक्सप्रेशन दैट कंबाइन एक्टिंग, म्यूजिक, डांस एंड स्टोरी टेलिंग। ये अपनी स्टोरीज बताते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं अलग अलग एक्टिंग को, म्यूज़िक को, डांस को और स्टोरी टेलिंग को। ये आपको एक पूरा एक्सपीरियंस देते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग और हर चीज़ को मिलाकर। तो हर स्टेट में इनको अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो ट्रेडिशनल थेरेटिकल फॉर्म को इन्होंने नाम दे रखा है। कश्मीर में ट्रेडिशनल थेरेटिकल फॉर्म को बोला जाएगा भांड पत्थर। सॉरी अगर मैं कोई गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो भाई, क्योंकि अगर वो जगह जगह पे अलग अलग तरह से बोलते हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है। बस आप कॉन्सेप्ट पकड़ो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कश्मीर में भांड पत्थर, ये आसाम में अकियानाथ या भावना, वेस्ट बंगाल में जतरा, उत्तर प्रदेश में नौटंकी बोला जाता है, महाराष्ट्र में तमाशा, गुजरात में भवई, मध्य प्रदेश में हमने पढ़ लिया मार्च, कर्नाटक में यक्षगाना, केरला में कथकली या कोदियत्तम, तमिलनाडु में थिरुकोथु, या गोवा एंड कोंकण कोस्ट में दशावतार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मस्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी नहीं है? फॉलोइंग है ना, तो बी नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा सारे पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड होना चाहिए, तब आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, हिप्पोकैम्प इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड मून ऑफ नेपच्यून। नया मून उस टाइम 2018-19 में मिला था। अब हमारे पास अभी ये एट प्रेजेंट वाले मैंने लिखे है, ढूंढ के याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी ठीक है। S/2023 U1 है यूरेनस का, अभी मिला है मून। S/2025 U1 यूरेनस का, S/2002 N5 नेपच्यून का, S/2021 N1 नेपच्यून का मून है, S/2024 J1 to J4 जुपिटर, S/2025 S1 to S128 सैटर्न, और S/2026 S1 to S11 सैटर्न के मून से। क्वेश्चन नंबर 76, इन ह्यूमन बॉडी द एंजाइम नेम पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो पेप्सिन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है एंजाइम, है ना। तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग ग्लैंड्स बनाते हैं, तो मैंने वो लिख दी है। हमारा सलाइवरी एमिलेज जो ग्लैंड है एंजाइम, वो सलाइवरी ग्लैंड्स बनाता है। पेप्सिन हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होता है, तो स्टमक लिखा हुआ है। लाइपेस पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है। ट्रिप्सिन पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाटिक एमिलेस पेनक्रियाज में बनता है। माल्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन, लैक्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन, सुक्रेज स्मॉल इंटेस्टाइन, और पेप्टिडेस स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर रात के 1:30 बज रहा है तो वैसी चीज वो लग गई, अपनी ना लग गई, पर वो ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। बाकी राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आपको बताना है कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैं इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा, ना मैंने इसको समझाया, क्योंकि इतना तो बेसिक भाई करना ही पड़ेगा। तो फंडामेंटल राइट आपको लिखना है, कौन से हमारे आर्टिकल में है ना, कितने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे।
इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने छेड़ा नहीं। ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द लेवल इन एनी फूड चेन। ह्यूमन जो आपके ह्यूमन बींग्स है वो कौन सा लेवल, एक को पता है फूड चेन है कि पहले उसको वो खाता है, उसको वो खाता है, उसको होता है, तो उसकी सबसे टॉप पे हम होते हैं, ह्यूमन बींग सबसे ऊपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कालबेलिया डांस एंड फोक सॉन्ग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कालबेलिया डांस का कौन सा गलत है। अब इसमें देखो काल, तो इसमें बी वाला गलत है तो उसको नहीं छोड़ के दो, बाकी सब पढ़ेंगे। खंजारी एंड पोंगी आर टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डांस एंड सॉन्ग्स, ठीक है। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। These are an expression of the कालबेलिया community's traditional way of life, ठीक है। अब बी पढ़ते इसमें गलत क्या है। द कालबेलिया कम्युनिटी इज अ ट्रेडिशनल मंकी कैचर कम्युनिटी, नहीं, ये कालबेलिया जो होते हैं वो मंकी कैचर कम्युनिटी नहीं होते हैं। ये फिर आप सेल्फ प्रमोशन, सब्सक्राइब टू वंस अपॉन एन आशीष, इसमें आपको रैंडम वीडियोस काफ़ी, पर यह है कि एजुकेशनल वीडियोस आपको ज़्यादा मिलेगी। हम ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे ना एग्ज़ाम के ऊपर। और हमारी अब अगली वीडियोस 2019 का ही कोई हम अलग पार्ट करेंगे, है ना। जैसे आज हमने ये वाले क्वेश्चंस देख लिए कि ये हमारे जनरल अवेयरनेस के, अब हम या तो अगली बार मैथ्स कर लेंगे, रीजनिंग, वो मैं आपको जब वीडियो आएगी पता चल जाएगा। तो अगर आई होप कुछ आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो में कुछ समझ आया हो, मेरे समझाने से, मेरे वीडियो बनाने से काफ़ी एफर्ट लगा इस पीपीटी को बनाने में। भाई पीपीटी बनाना बहुत मुश्किल काम है, जो पहली बनाता है उसको तो पता ही होता है। और मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी था कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर किताबें है सस्ती है पर हर किसी तक नहीं पहुँची अभी तक, है ना। पर और हमारे जो फ़ोन्स है, इंटरनेट है, वो हर किसी के पास पहुँच चुका है। तो जिस इंसान के पास किताबें नहीं पहुँची वो अभी भी कन्फ्यूजन में रहता है कि यार कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, और उसको उम्मीद है चलो कि मैंने चलो फॉर्म भरा है, मैं क्या पढ़ूँगा, कैसे पढ़ूँगा। तो मेरे वीडियो के माध्यम से शायद किसी एक या दो इंसान का भी भला हो जाएगा कि यार उसको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये थे। फिर उनके साथ मैंने उसकी एक थोड़ी अलग मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताने की कोशिश करी है कि उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो किसी एक दो का भला हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्योंकि किताबें तो बेचारे तक नहीं पहुंच पाई तो कोई नहीं, फ़ोन और नेट तो आजकल हिंदुस्तान में हर किसी के पास है, तो कुछ अच्छा कंटेंट डाल के किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। तो सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, पर वीडियो ज़रूर देखें, है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और अभी ये मेरी शायद पहली, इस चैनल पे पहली एजुकेशनल वीडियो जो मैंने डाली है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है ना। आगे इसी 2019 के दास ग्रेड 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम अलग कोई और टॉपिक उठाएंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।